जिस तरह हवाई जहाज को उड़ाने के लिए एक को पायलट की जरूरत होती है, कुछ वैसे ही जिंदगी की उड़ान सही रहे इसके लिए एक ऐसे जीवन साथी का होना बहुत जरूरी है जो मुश्किल वक्त में मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा हो। और यही वजह है कि यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में भी शादी और परिवार की इंपॉर्टेंस तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, और गैलप रिसर्च का तो ताज़ा सर्वे यही कहता है कि फैमिली को खुशहाल जिंदगी की एक बड़ी वजह मानी जाती है। और सर्वे के मुताबिक अनमैरिड लोगों के मुकाबले जो शादीशुदा लोग हैं वो कहीं ज़्यादा खुश हैं। यानी कि सेविंग के लिहाज से भी देखा जाए तो अमित, अकेले रहने वालों के मुकाबले शादीशुदा लोगों की प्रॉपर्टी 50 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 10 गुना ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि फिक्स डिजिट सैलरी खुशी की गारंटी नहीं है। लाइफ में हैप्पीनेस के लिए परिवार का साथ जरूरी है। लेकिन मीनाक्षी, फैमिली प्लान करना भी इन दिनों चैलेंज से कम नहीं है। आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग स्ट्रेस में ही जी रहे हैं और लाइफस्टाइल जो बिगड़ा हुआ है, और ऐसे हालात में हैप्पी फैमिली के लिए वो ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ। अब थायराइड, ओबेसिटी, पीसीओडी की दिक्कत को ही ले लीजिए, जो आगे चलकर परेशानी बढ़ा देती है। वैसे इतना ही नहीं पूजा, माइक्रोप्लास्टिक के कण अब एमिकल कॉर्ड में मिले हैं। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान इसका ख्याल रखना जरूरी भी है कि आप क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं अमित। वैसे ही माँ के लिए 9 महीने किसी इम्तिहान से कम नहीं होते, क्योंकि अपने साथ साथ बच्चे का भी ख्याल रखना होता है। खान पान में जरा सी लापरवाही डेफिशिएंसी थायराइड, शुगर, बीपी समेत कई सारी बीमारियों की वजह बन जाती है। तो ऐसे में क्या खाना है, कब खाना है, किन चीजों का ख्याल रखना है, आज परिवार और बच्चों की तमन्ना रखने वाले लोगों के लिए ये कार्यक्रम बहुत जरूरी है। उनकी मुश्किलें दूर होगी और ये दूर करेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी और पूजा जी। देखो, मेरे साथ यहाँ पर बहुत सी बहनें हैं, आप देख रहे हैं। इन्होंने अलग अलग प्रकार से अपने जीवन को संवारा है। प्रिया तो लंदन से आई हुई है, जो हवन कर रही है। यूट्रस में फाइब्रोसिस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीरियड की दिक्कत, फिर इनफर्टिलिटी से लेकर के ओबेसिटी से लेकर के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से लेकर के बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। मैंने पूछा तारा से, जो इधर बैठी हुई है, इसने तो अपनी सूरत से आई अपनी पूरी मूरत ही ठीक कर ली है। एडी से लेकर के चोटी तक बहुत सी बीमारियां थी। अनुलोम विलोम मात्र करने से, चलो अनुलोम विलोम कर रही है सब बहनें, जो अनुलोम विलोम और कपाल भाती ही कर लेती, इसी से ही 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। और आपने सच कहा है, एक तरफ सामान्य पोल्यूशन से लेकर के अब हमारी रक्त वाहिनियों में, हमारी धमनियों में ये पोल्यूशन पहुंच गया है। चलो सब बहनें खड़ी हो जाएंगी। ताड़ासन, तिलक ताड़ासन से यात्रा शुरू करते हैं, सूर्य नमस्कार से। जो अधिक न कर सके भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम शुरू कर ले, वहीं से शुरू करें। किसी के घुटने दुख रहे, किसी की कमर दुख रही है, और रक्त की धमनियों से लेकर के, हृदय से लेकर के, अब तो गर्भनाल तक, हमारे उन कोशिकाओं तक, माने स्पर्म ओवम तक पॉल्यूशन का, रेडिएशन का, प्लास्टिक के कणों का असर पहुंच गया। लो, प्लास्टिक के माइक्रो कण और तमाम तरह के ये जो कचरा है, ये खतरा होकर के हमारे भीतर अब प्रविष्ट हो गए। सारे कचरा को, जो खतरा बन गया, इसको खत्म करना है। उसके लिए अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, जहाँ एक और हमें हरी शाक सब्जियों का, सलाद का ज़्यादा प्रयोग करना है, जहाँ हमें पहले मंदिरों में चरणामृत दिया जाता था, पंचामृत दिया जाता था, तो ये जो पंचामृत है उसका प्रयोग करना, वो हम अंत में बताएंगे। और जो कर सके मेरे साथ ही सूर्य नमस्कार भी करेंगे। सूर्य नमस्कार तो प्रेगनेंसी में 9 महीने तक, आज मौसम भी थोड़ा उलट पुलट हो रहा है। आज आसमान में बादल हैं, झीनी झीनी बरसात हो रही है। मुझे लगता है इसका प्रभाव एनसीआर में भी होगा। और इन सब के बीच में मौसम, बदलते मौसम में हमारे ऊपर इस बदलाव का असर ना आए, हम अटल रहे, निश्चल रहे, निरोग रहे, इसके लिए सूर्य नमस्कार मैं तो कह रहा था मीनाक्षी जी ने पूरे 9 के 9 महीने किया।
और नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेरे सामने देखो ये अपामार्ग रखा है, पत्थर चटा जिसको कहते हैं, ये अपामार्ग बड़ा जबरदस्त है। लेडीज के लिए अपामार्ग, शतावर, शतावर तो सबसे बड़ा टॉनिक है लेडीज का। 2 ग्राम के करीब शतावर दूध से ले लिया। और यदि सिस्ट है तो सिस्टोग्रिड डायमंड वृद्धि बाधिका वटी, नारी कांति वटी और सिरप। महिलाओं के टॉनिक के नाम पर बहुत तरह के प्रचार प्रसार टीवी चैनलों पर चलते रहते हैं। ये अपामार्ग, ये तो मैंने कहा नॉर्मल डिलीवरी के लिए। फिर ये अश्वगंधा, इसके पत्ते ओबेसिटी के लिए और इसका रूट जो अंडरवेट है उनके लिए। शतावरी तो बहुत ही जबरदस्त है, शतावरी, सफेद मूसली और ये तीनों पौधे आप यहाँ पर देख रहे हैं। विदेशों में तो शतावर के डंडे अच्छा की स्वामी सब्जी जी, बहुत जिस अच्छी शतावर बनाते की हैं, आप बात कर भारत रहे में हैं, ज्यादा खाया जाता है। इनफैक्ट शतावरी तो जो है वो आफ्टर डिलीवरी भी लिया जी। जाता है, जिससे कि अच्छा मिल्क जो है वो बन पाए और स्ट्रॉन्ग फील कर पाए, क्योंकि विमेन बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है डिलीवरी के बाद। तो शतावरी तो मैंने भी लिया है, एक कैप्सूल रोज़ लिया करती थी। लेकिन स्वामी जी, योग ही जीवन है, चाहे बात खुद की सेहत की हो या फिर परिवार की सेहत की हो या फिर आने वाले संतान की सेहत की हो। स्वामी जी, योग के जरिए प्रेगनेंसी के 9 महीने को कैसे आसान बनाया जा सकता है, आज यहीं से शुरुआत करते हैं। और साथ ही खान पान में किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ये भी आप समझाएं। तो देखो, एक तो जिनसे अधिक ना हो पाए तो कम से कम आगे झुकने वाला बंदूक आसन तो प्रेगनेंसी के दौरान मना होता है। उष्ट्रासन कर सकते हैं, अर्धोष्ट्रासन कर सकते हैं। और उस दौरान सारा प्रैक्टिकल आपने भी किया था हमारे साथ साथ, और पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक लाइव एग्जाम्पल आपने क्रिएट किया था। लाइव इंस्पिरेशन, रियल मोटिवेशन आपने दिया था। ये उष्ट्रासन कर ले थोड़ा थोड़ा, ऐसे आसन जो आसानी से किए जा सकते हैं। अब जैसे मूवमेंट्स में पश्चिमोत्तानासन नहीं हो सकता, क्योंकि जो है पेट में बच्चा पल रहा होता है, तो उस दौरान ऐसे दाएं तरफ बाएं तरफ, ये जिसको कहते हैं ना हम पार्श्व पश्चिमोत्तानासन, ये किया जा सकता है। इसमें पशु विश्राम आसन किया जा सकता है। एक पैर मोड़ा, उसको यहाँ लगा लिया बाई जंघा के पास, पीछे वाला पैर मोड़ा, ऐसे ही पीछे की ओर ऐसे, और उसमें ऐसे कर लिया। ये कितना अच्छा है। तो हल्के हल्के ये अभ्यास जिससे जितना बन पाए उतना ऐसे करवा लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम तो बहुत ईजी है ही सो है। और बिल्कुल अब जैसे बैठ करके ऐसे ऐसे हल्के हल्के अभ्यास, स्थित कोणासन वेग पूर्वक नहीं, होले होले ऐसे ऐसे एक प्रवाह से। तो अब जब बच्चा पेट में पल रहा होता है, आप में गतिशीलता नहीं होती है। देखो, सारी रोगों का मुख्य कारण है भीतर की अकर्मण्यता। अंदर जब गति नहीं होगी तो बहुत प्रकार की दुर्गति स्टार्ट हो जाती है। तो जिनसे अधिक ना बन पाए, थोड़े थोड़े अभ्यास शुरू करें, और रोज कम से कम ये हाथों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, आगे पीछे ऐसे दबाना, ऐसे बटरफ्लाई, ये और ये तो रोज कराते हैं हम सबसे ही। प्रेग्नेंट लेडीज तो उनको तो करना ही करना। स्वामी जी, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के दौरान पपीता कतई नहीं खाना। जी स्वामी जी, क्योंकि आप जो योगाभ्यास करवा रहे हैं, जी मेरे भाई, क्योंकि उससे एक बात जहन में आती है कि आजकल क्या हुआ है कि जब डिलीवरी की बात आती है तो ज़्यादातर जो परिवार हैं वो सिजेरियन करवाते हैं, यहाँ के डॉक्टर भी चांस नहीं लेते हैं, वो भी रिकमेंड करते हैं कि ठीक है आप सिजेरियन करवा लीजिए। लेकिन अब भी बात आती है कि सामने क्या योगाभ्यास जो आप करा रहे हैं इनके जरिए, और इसको अगर हम निरंतर करते रहें, रेगुलर करते रहें, तो क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है, बेहतर हो जाती है और सर्जरी की नौबत नहीं आती है? 99% नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। पहले तो 100% नॉर्मल डिलीवरी होती थी, अभी मैं 99% की गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा अपामार्ग की जड़, जब प्रसव पीड़ा हो तब उसको बांध लेना। और प्रेगनेंसी के दौरान 1 चम्मच गाय का घी, पहले घी खट्टा करके रखा करते थे भाई, अब जो है बहू को बालक ठहर गया है, अब कोख में एक बच्चा पल रहा है,
तो इसके लिए भाई घी इकट्ठा करो। तो प्रेगनेंसी के दौरान और फिर डिलीवरी के बाद उसको घी दिया करते थे। तो 1 चम्मच घी रोज खाना चाहिए, खाली पेट खा ले तो सबसे अच्छा, वो अंदर जो है पूरा तंत्र को स्निग्ध रखने का काम करता है। तो 1 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, बचना चाहिए पपीता से, बैंगन से, अरबी से, जिमीकंद से, बहुत जो उष्ण चीज़ें, ज़्यादा तीखे मिर्च मसालों से। अब पहले वाली तो कैल्शियम की कमी हो जाए थी, तो ठेकरे, भाठे, वो चौक मिट्टी और वो चूल्हे का वो खा लिया कर, चूल्हे की पकी हुई मिट्टी खा जाए करती। तो ये नहीं खाने की ज़रूरत है। उस दौरान पोषक तत्वों की कमी ना हो। रेडीमेड में हमने तो ये न्यूट्रेला मदर प्लस बना रखा है। उस दौरान दूध, दही, छाछ, फ्रूट्स, मैंने देखा है जो फ्रूट्स पूरे भरपूर लेते हैं। हमारी एक खुद डॉक्टर हरप्रीत जो है यहाँ पर है, उसका पहला बच्चा पैदा होने के बाद थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, तो और बच्चा नहीं रहा, तो बहुत स्ट्रेस में चली गई थी बेटी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया, कुछ बच्चे को बड़ा इन्फेक्शन हो गया था। तो मैंने कहा बेटा अब आप पूरी डिलीवरी आप 90% जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सलाद खाओ, जूस पियो। वही उसने किया। थोड़ा सा बादाम, अखरोट 5-5 ये भिगो करके वो ले लिया करते। अब उसका बच्चा, उसका नाम भी मैंने सनातन रखा है, इतना हेल्दी है और उसकी माँ की सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो गई। बहुत तरह की कुछ ऐसी छोटी मोटी थी चीज़ें। तो मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ कि हमको अपनी खान पान, दिनचर्या, इसको बदल लेना चाहिए। माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक आत्मा को धरती पर उतारना। इस धरती पर योगियों का, ऋषिमुनियों का, साइंटिस्टों का, चाहे आइंस्टीन है, चाहे न्यूटन है, चाहे पाणिनि, पतंजलि है, राम, कृष्ण, शिव, सबको धरातल उतारने का काम माँ ने किया है। तो एक बहुत बड़े धर्म, बहुत बड़े उत्तरदायित्व का, एक बहुत बड़े ईश्वरीय कार्य का निष्पादन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं स्वामी जी। महिलाएं कर रही होती हैं, तो उनको बहुत प्रामाणिकता से और स्वामी जी इस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। मीनाक्षी जी, इस जर्नी में, यानी कि प्रेगनेंसी के इस 9 महीने में अगर बड़ों का साथ होता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अपने आप धीरे धीरे सॉल्व होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में बड़े होते हैं समझाने के लिए कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनके घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं है, वो आजकल क्या करते हैं, गूगल की मदद से डॉक्टर बन जाते हैं। अब केरल की एक ऐसी ही खबर है, बड़ी ही दुखद कहानी है। ऑनलाइन डिलीवरी टिप्स सीखकर एक शख्स ने घर पर ही कोशिश की और इसमें वो नाकाम रहा। जिसका काम है उसी को सुहाए। नहीं करना चाहिए गूगल की मदद से इतना, मतलब ये रिस्क लिया कैसे, ये तो सुन के ही बड़ा खौफनाक लग रहा है। और नतीजा ये है स्वामी जी की माँ और बच्चे दोनों की मौत हो गई। आज आप लोगों को ये भी समझाएं कि घर में नीम हकीम या डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। नुस्खों को सोच समझ के अपनाना है, तो उसके लिए भी गाइडेंस की जरूरत है। देखो, किसी भी कार्य के करने की एक रीति नीति होती है, उसकी एक बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत ही प्रामाणिक प्रक्रिया होती है। खेती, बिजनेस, व्यापार से लेकर के मीडिया में किसी को एंकर ही बनना है, किसी को देश चलाना है, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बन करके, विधायिका की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, मीडिया की, बिजनेस की, व्यापार की, खेती बाड़ी से लेकर के हर एक काम की एक विधि विधान है। अब उस विधि विधान को जाने नहीं, अब योग को जाने नहीं। अब जिसको पहले से बीपी हो रखा है, शीर्षासन कर लिया तो पूरा मोक्ष ही हो जाएगा। पहले ही बीपी बढ़ा हुआ था 200, ऊपर से शीर्षासन कर लिया, इस दिमाग की नस फटी और मर गया। तो ऐसे काम नहीं करने। ऐसे ही चाहे वो डिलीवरी है, चाहे वो कोई उपचार है, हम भी यहाँ पर जो घरेलू उपचार है उनको भी बताते हैं, तो उसमें भी कहते हैं उसको भी सावधानी पूर्वक करो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। रसोई में खाना पकाते समय भी सावधानी नहीं रखते तो कितने लोग सिलेंडर फटने से मर जाते हैं, कितने लोग घायल हो जाते हैं, कोई कितने लोग जल जाते हैं। हर काम में, रोड पर चलते समय भी सावधानी रखो। जो है गाड़ी चलाने का भी एक विधि विधान है, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल है, एक अनुशासन है।
तो खास करके डिलीवरी जैसे काम है, सर्जरी जैसे काम है, उसको तो कतई ऐसे गूगल पर देख करके ना करें। कम से कम हाँ, योग जो है, जो इजी टास्क है, जैसे जो बहुत ही क्रिटिकल योग है, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे करें, इसको बीमार ना करें। शीर्षासन सर्वांगासन करते समय कहता हूँ बीपी वाले ना करें, जिनको हरनिया उनको कहता हूँ पिछले झुकने वाले चक्रासन उष्ट्रासन ना करें, भुजंगासन ना करें, जिनको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द आगे झुकने वाले ना करें। तो ऐसे हर एक कार्य का एक विधि विधान है, उस विधि विधान के अनुरूप अब जैसे हमारे यहाँ जैसे यजन चल रहा है, यहाँ पर यज्ञशालाएँ हैं, पूरी 11 यज्ञशालाएँ हैं, एक बड़ी है, 10 इसके साथ छोटी छोटी। तो योग का यजन का भी एक विधि विधान है, आचमन से शुरू करके एक एक आहुति देने का विधि विधान है। तो ऐसे ही ये घरों के अंदर मनमाने तरीके से चीज़ों को नहीं करना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है, योग की जो सहज क्रियाएं हैं, योगासन है, प्राणायाम है, ध्यान और जो घरेलू उपचार हम बताते हैं। अब हम कहते हैं लौकी का जूस पियो, अब लौकी का जूस एक कड़वा पी लिया तो उससे उल्टियाँ हो गई, क्योंकि उससे पूरी ब्लीडिंग होने लग गई। और आपने सुना होगा 15-20 साल पहले एक आदमी की मौत हो गई, बहुत ज़्यादा लौकी का कड़वा जूस, और वो भी ज़्यादा पी लिया, उसको ब्लीडिंग हुई, मर गया। और लौकी का जूस 1 गिलास पीना चाहिए। एक दिन मैं अपना बताता हूँ, 3 गिलास पी लिया तो मैं चला ही ना जाए, मैंने कहा क्या ठहर सा गया सिस्टम, इतना ठंडा है, अंदर से पूरे उसको जाम सा कर दिया। और तो वैसे भी लौकी का स्वामी जूस जी भी मुझे 1 गिलास याद से है ज़्यादा नहीं पीना कि चाहिए। प्रेगनेंसी के अब वक्त जब तो आप पित्त भी बढ़ जाए कहते तो थे हम लौकी है, एलोवेरा है, कि लौकी का जूस पीने के बजाय लौकी का सूप पीना चाहिए जी महिलाओं को जो गर्भवती हैं। वो लौकी के साथ 2-3 सूप सब्जियों का और मिश्रण करके उसका सूप बना के पी सकती हैं। स्वामी जी, मैक्सिको हेल्थ साइंसेस की एक और रिपोर्ट का जिक्र मैं कर देती हूँ, जिसके मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक के कण एम्बिलिकल कॉर्ड में यानी कि गर्भ के नाल में मिले हैं। स्वामी जी, ये अलग बड़ी समस्या है। हवा, पानी, अलग अलग तरीके से पोल्यूशन के साथ साथ अब प्लास्टिक पोल्यूशन भी अंदर कॉर्ड्स में पहुंच रहा है और ये बीमार कर रहा है। हाँ, अभी थोड़ी देर मैंने पहले कहा कचरा ही खतरा है। इस कचरे को निकालने के लिए कुछ दैनिक प्रयास करने चाहिए, दैनिक यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, थोड़ा दौड़ करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, पसीना बहाओ, शुद्धिकरण करो डेली। जैसे हम हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के लिए सिर धोते हैं, दांतों की दंत धावन करते हैं, दंत प्रक्षालन करते हैं, शरीर के लिए हम स्नान करते हैं, घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, नहीं तो कचरा इकट्ठा हो जाएगा, एक पूरी जो है बैक्टीरिया की एक प्लेट बन जाएगी, वायरस की, उस फंगस की, बड़ा खतरनाक होता है। तो क्या करें? तो रोज शुद्धिकरण के लिए योग करना चाहिए, प्राणायाम, ध्यान, थोड़ा सा 1-2 मिनट का ध्यान करना चाहिए, तन की, मन की, चित्त चेतना, आत्मा की शुद्धि के लिए। सप्ताह में 1 बार शुद्धि चूर्ण खाली पेट उठ करके 2-3 ग्राम ले लो, पूरा पेट साफ रहेगा। सप्ताह में 1 बार आंखों में आईग्रेट, कान में एयरग्रेट, नाक में सप्ताह में 1 बार अणु तेल का, ज्योतिषमती का, सरसों के तेल का या बादाम रोगन का, गाय के घी का नस्य करना चाहिए। सप्ताह में 1 बार मसाज। सप्ताह में 1 बार भी कोई उपवास कर ले तो जो अंदर जितनी भी गंदगियाँ गई हुई है वो सब साफ हो जाती है। तो ऐसे हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। सप्ताह में 1 बार बस्ती कर लेनी चाहिए। सप्ताह में 1 बार कम से कम हमको फलाहार कर लेना चाहिए। जो पूरा उपवास भी नहीं कर पाते ना, कहते जी हमसे तो भूखा नहीं रहा जाता जी, तो सप्ताह में 1 बार फलाहारी कर लो, रोज नहीं कर पाते तो उससे क्या होगा, पूरे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, विजातीय तत्व हैं, अब अंदर से पूरा उनको धोने के लिए लौकी का जूस सप्ताह में 1 ही बार पी लो, सुबह शाम। सप्ताह में 1 बार, 1 दिन 1 बार सप्ताह में गोखरू का काढ़ा पी लो, पूरे किडनी से सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। पूरे ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स है तो सप्ताह में 1-2 बार ही कम से कम अर्जुन की छाल, दालचीनी पी लो रोज, चाय, कॉफी और पता नहीं क्या ऊपर से चॉकलेट, फिर नमकीन, फिर मिठाई, अड़गम सड़गम, बर्गर, पिज्जा, सॉफ्ट ड्रिंक और आइसक्रीम सब खा खा करके एक कल परसों मिला, बोला जी गला पूरा चौक हो गया, आपने मना किया था आइसक्रीम मत खाना, और मैंने ऐसी खाई आइसक्रीम ने मेरे अंदर से पूरा जमावड़ा कर दिया, भीतर ही जाके जम गई, पूरा चौक कर दिया सिस्टम।
हैं? तो ये इन चीज़ों से तो बचना पड़ेगा। तो ये जो कचरा है अंदर का, उसको निकालने के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देती है, पूरे ब्लड के अंदर ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी। जो हमारी किडनी के अंदर ये सारे कचरा जमा होता है उसके लिए गोखरू, पूरे शरीर के अंदर से ये लौकी, ये भी बड़ी जबरदस्त है। तो ऐसी चीजों का प्रयोग करके लेकिन स्वामी जी, लोग पता है क्या कर रहे हैं, बच सकते हैं। प्लास्टिक के कण, ये इनफर्टिलिटी खतरे को खुद थाली में परोस कर आमंत्रण दे रहे हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ स्वामी जी, एक और रिपोर्ट ऐसी है जो हैरान करती है और परेशान करती है। जंक फूड और फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से 9-10 साल के बच्चों का वजन इतना तेजी से बढ़ रहा है, और वजन तो बढ़ ही रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। नतीजा ये है कि 10 साल की उम्र में लड़कियों में पीरियड्स शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, और फिर बच्चियों की लंबाई भी रुक जाती है, ढंग से बढ़ती नहीं है। स्वामी जी, ये माता पिता को और बच्चियों को भी समझाना बहुत जरूरी है कि आप अपनी बेटी की थाली में क्या दे रहे हैं, इससे उसकी आगे की उम्र तय होती है, उसकी सेहत तय होती है। ये बहुत जरूरी है। हम लोग देखते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को प्यार प्यार में, लाड़ चाव में हम, अरे एक चॉकलेट खा रहा है खा लेने दो, चिप्स खा रहा है खा लेने दो, ये सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, बर्गर पिज़्ज़ा खा रहा है, बच्चा है ना, ऐसा करके उसको अवॉइड करते रहते हैं और चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती है। देखो, बचपन के 5 साल 55 साल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बचपन के 5 साल और पूरे 55 साल तक जो आदमी नहीं सीखता वो 5 साल तक सीखता है। और जो बचपन में किन्हीं आपराधिक दृश्यों को, कृत्यों को अपनी आंखों से बच्चे देख लेते हैं, उनके साथ गलत होता है, उनके परिवार में गलत होता है, आस पड़ोस में गलत होता है, तो वो बच्चे बहुत ही खूंखार अपराधी टाइप के बन जाते हैं। तो बच्चों को एक तो गलत परिवेश से बचाइए, गलत खान पान से बचाइए, गलत थॉट प्रोसेस से बचाइए, उनके बॉडी की, ब्रेन की प्रोग्रामिंग ठीक कीजिए। जो बचपन में खाने की आदत पड़ जाएगी, हमने कभी कोई खाने में नखरा नहीं किया, आज हमको कुछ भी खिलाइए, हमको कुछ लोग पूछते हैं क्या खाओगे, क्या पसंद है, मैंने कहा जो तुमको पसंद है वही हमको पसंद है। बोले कोई तो चॉइस होगी, मैंने कहा हमने अपनी चॉइस रखी ही नहीं। जो बच्चे मोटे हो गए उनको भुजंगासन जो अभी करवा रहे थे ये, और ये सलभासन लंबा करना चाहिए। जो बच्चे मोटे हो गए उनको सीधे लेट करके अर्धहलासन पाद वृत्तासन भी लंबा करना चाहिए। जो दोनों से न कर सके एक एक से कर ले, अर्धहलासन पाद वृत्तासन द्विचक्रिकासन। तो ये जो बच्चों में 9-10 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रोथ बाधित हो जाती है, बहुत तरह के फिजिकल मेंटल चैलेंजेस से बच्चे गुजरते हैं, एकदम डरावनी जैसी स्थिति बन जाती है। तो बच्चों को जो है ये गलत खान पान से बचाइए, गलत उत्तेजनाओं से, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, चारों तरफ ओहो हो हिंसा का तांडव है, दुराचार व्यभिचार का, नशा का ऐसा पूरा ड्रग का पूरा ऐसा कारोबार है, बहुत बुरी हालत है। अपने बच्चों को इनसे बचाइए और उनको अच्छे आहार में, विचार में, अच्छे वातावरण में, अच्छे पूरे परिवेश में उनको ढालिए। और बेटियों को कम से कम रोज सूर्य नमस्कार करवाएं। बेटा बेटी वैसे तो दोनों एक छोटी के लिए सी बात जरूरी है, पूजा में ऐड कर लेकिन आज दूं। बेटियों पर हमारा प्रोग्राम स्वामी जी, माँ बाप का हार्ड टास्क मास्टर होना कितना जरूरी है, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। जिस चीज के लिए हम भाई बहन मना कर देते थे कि करेला नहीं खाना या लौकी नहीं खाना, वो तो पक्का खिलाया जाता था, उसके अलावा जो खाना है सो खाओ। और उसी समय टेस्ट बर्ड हमारे डेवलप हो जाते हैं अच्छी चीज़ों को, हेल्दी चीज़ों को खाने के लिए। और यदि बुरी चीज़ों के लिए टेस्ट बर्ड डेवलप हो गए ना, वो फिर अंदर से वैसी डिमांड आ जाती है, और फिर इसलिए गलत आदतों में, इसलिए मैं कहता हूँ एक योग की अच्छी आदत, एक अच्छा सात्विक खाना खाने की आदत, इसको बचपन में ही डाल लीजिए। स्वामी फिर जी, ये अब जिंदगी एक और भर का विषय चैलेंज शामिल खत्म कर हो लेते जाएगा। हैं। तो बचपन में ही बच्चों का आहार जरूर। स्वामी जी, इनफर्टिलिटी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ताने उन्हें ही सुनने पड़ते हैं, जबकि पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी का रेट महिलाओं के बराबर है, ऐसा कहा जाता है। तो इस परेशानी की क्या वजह है, ये समझ में आती है, लेकिन इससे कैसे निपटा जाए वो बताइए। तो देखो, ओबेसिटी के लिए तो अभी हमने अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन और बैठ के स्थित कोणासन, चक्रासन, भुजंगासन, सर्वासन बता दिया। इनफर्टिलिटी के लिए एक तो ये सेतुबंध आसन,
सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन, और बैठ करके फिर कपालभाति, बाह्य प्राणायाम तो बताएंगे, इसो बताएंगे। ओबिसिटी के लिए जहाँ मेदो आहार और वेट गो का प्रयोग बताते हैं, अभी जो मैं बहनों का जिक्र कर रहा था, बता रही थी प्रिया कि स्वामी जी जो है यूट्रस में फाइब्रोसा सिस्टोग्रिट लिया और नारी कांति वटी शरफ का प्रयोग किया। इनफर्टिलिटी के लिए मेरे सिर के पीछे इधर एक औषधि रखी, उसका नाम है संतति सुधा। पहले हम शिवलिंग पुत्र जीवक दिया करते थे, शतावर का प्रयोग बताया करते थे, लोग कूटने पीटने से हिचकिचाया करते थे, कौन इतनी मेहनत करे। तो अब हमने रेडीमेड दे दिया संतति सुधा। इसमें अश्वगंध, इसमें शतावर है, इसके अंदर शिवलिंगी है, पुत्र जीवक है। 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लें। पीरियड इरेगुलर है तो फिर 10 मूल का काढ़ा पी लें, 10 मूल का 10 मूल अरिष्ट पी लें। एक बहुत ही अच्छी चीज हमने बनाई, नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप, बहुत ही जबरदस्त है। नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप, ये पूरे पीरियड की कोई भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर देता है जी। और ओवम पूरा बनने लगता है, पीरियड पूरा आ जाता है जी मेरे भाई अमित। तो इनफर्टिलिटी के लिए संतति सुधा लेडीज के लिए, जी जी, फलघृत और नारी कांति, और पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन चूर्ण, और बहुत ही ज्यादा इजेक्शन आदि की प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कतें हैं दाम्पत्य जीवन में, तो यौवन गोल्ड जी। स्वामी जी, क्योंकि आप इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में महिलाओं में जो थायराइड, पीसीओडी की जो वजह सामने आती है, कई बार माना जाता है कि वो भी इनफर्टिलिटी का जो खतरा है बढ़ा देता है। लेकिन साथ ही स्वामी जी, हैरानी की बात तो ये है कि 3 एज में ही ये बीमारी घेर लेती है अब लोगों को। तो ऐसे में ये नौबत ना आए और बच्चियां शुरू से ही क्या अच्छी आदतें अपनाएं, कौन से योगाभ्यास करें कि इन बीमारियों से वो दूर रहें। तो देखो, बच्चों को सूर्य नमस्कार से हमने शुरू किया था, वहां से शुरू करके, और ये जो एक साधारण दंड है ना, थोड़ी ठंड भी है तो दंड जो है वो ठंड का इलाज भी है, तो थोड़ा सा तो ये सबको कर लेना चाहिए। तो भुजंगासन या ये साधारण दंड, और जो थोड़े मजबूत हैं उनको तो ये करना चाहिए ऐसे। या बच्चों को खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, बच्चों को दौड़ लगानी चाहिए ऐसे। फिर जो है थोड़े से मजबूत है तो ऐसे और कर ले। जो बच्चे बचपन में दौड़ते हैं उनको ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, खेलते हैं तो उनको ये सब उपद्रव नहीं होते। जो पड़े रहते हैं, प्रमादी है ना, उनको सारी समस्याएं होती है। तो जो हो सके तो बचपन में बच्चों को दौड़ाइए, और जो आसानी से ना दौड़े तो कुत्ते पाल के रखे, कुत्ते छोड़ दिया करें। स्ट्रीट डॉग्स की बात नहीं, स्ट्रीट डॉग्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अच्छा, कुछ लोग, मैंने पूछा विदेशों में, भाई इतने कुत्ते क्यों पालते हो? जिसके साथ दौड़ लेते हैं ना, वो कुत्ते अच्छे से दौड़ते हुए चलते हुए, तो कम से कम जीवों के साथ ही चलना सीख लो। वैसे आपस में बहुत प्यार करते हैं तो कुत्तों की याद ही नहीं आती है, हमको कभी कुत्ते की याद नहीं आती, सपने में भी। तो स्वामी जी, ऐसे में जो घोड़े पालेंगे उनको कितना दौड़ना पड़ेगा? मिले हुए हमें चारों ओर। अरे घोड़ा पालने की हाँ, ये बात तो आपने अच्छी कही। औकात भी होनी चाहिए, हर किसी की नहीं है। गाय पाले, गाय का बछड़ू बहुत तेज दौड़ता है, उसके साथ तो हम दौड़ते हैं। हाँ, बछड़ू के साथ, बछड़ी के साथ। हाँ, पाडा नहीं दौड़ता, वो भैंस वाला पाडा ऐसे ऐसे ही चलता है। हाँ, वो बोल गई भैंस पानी में। इतने सारे विषय ना स्वामी जी, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मुझे अपने वो जो 9 मंथ्स हैं वो वापस से उसकी मेमोरीज रिकलेक्ट हो रही हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो इस वक्त प्रेगनेंसी के फेज में हैं या फिर इस फेज में जाने वाली हैं, आज पूरा का पूरा कार्यक्रम उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है। प्रेगनेंसी में स्वामी जी एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन बड़ी परेशानी है। कॉन्स्टिपेशन खास तौर पर उन लोगों को होता है जो आयरन की, फॉलिक एसिड की गोलियां ले रही होती हैं। अब इतना इंडाइजेशन होता है, वो लोग शिकायत करती हैं कि कभी तो एसिडिटी होने लगती है, अब खट्टी देखो, डकार मैं आने दोनों लगती चीजों है। का एक साथ बता देता जी। हूं। कॉन्स्टिपेशन, किसी को कोलाइटिस, फिर किसी को पायस फिशर फिस्टुला भी होता है, और लंबे समय तक टीजर और एसिडिटी। देखो, अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा,
कॉन्स्टिपेशन पूरा खत्म, हीमोग्लोबिन पूरा फुल। जैसे मेरा 17.5 रहता है पिछले 25-30 सालों से, जब से मपवाना शुरू किया, उससे पहले तो मपवाया नहीं था। तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, इससे एसिडिटी भी खत्म, इससे कॉन्स्टिपेशन भी खत्म, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम भी खत्म। हमने इसका नाम ही हीम जूस रखा हुआ है। क्या नाम रख दिया हमने? हीम जूस। अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा। और फिर खजूर, अंजीर थोड़ा मुनक्का भिगो के खा लो, गर्मी भी नहीं करेगा, खूब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। अभयारिष्ट ले सकते हैं, अभयारिष्ट। और जिनको कोलाइटिस हो तो कोटजारिस्ट, कोटज घनवटी, कोलोग्रिट साथ में प्रयोग करवा देते हैं। पायल्स में वैसे तो अभयारिष्ट के साथ हम अर्शोग्रिट दे देते हैं उससे से, और अर्शोग्रिट बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ से दबा भी देते हैं, और ये पिंडली दबा देते हैं, ये बड़ा अच्छा पेट में। अब एसिडिटी के लिए अविपत्ति कर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति, कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, तीनों। कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी। मोती पिष्टी चुटकी भर ले ले उसी से ही। और देखो, मैंने हमेशा बताया, एक बार दोहरा देता हूँ, शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बेल के पत्ते, दूधी घास और ये दूर्वा घास जो पूजा पाठ में दूर्वा प्रयोग करते हैं ना, जल का प्रोक्षण करने के लिए, ये बड़ा अच्छा होता है। तो ये शीशम, पीपल, बेल, दूधी, दूर्वा, और इसमें एलोवेरा और थोड़ा और मिला दे, एसिडिटी तो पूरी खत्म हो जाती है। तो वैसे तो रेडीमेड में एसिडोग्रिट और हम लिवोग्रिट भी देते हैं। दोनों पैरों को एक साथ ऐसे दबाना होता है, ऐसे अपने ही दबाओ। और देखो कपालभाति भी कितना अच्छा है ना, अपने हाथ खुद जगन्नाथ। अच्छा, पति के पैर दुखे तो बोले भाई थोड़ा पैर दबा दे। अब पत्नी के कौन दबाए बेचारी के, पति दबाने हो तो बोले अपनी बहन को बुला ले तो पति दबा दे। हाँ, ये बात तो ठीक है। एक दूसरे के प्रति ना एकात्मता होनी चाहिए। आदि समस्याएं तो परस्पर प्रीति से ही खत्म हो जाती। सब नर करई परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत वैसे स्वामी जी, नीति। हमने तो शुरुआत में आज यही तो राम राज्य का है। एक स्टडी का जिक्र किया था, जिस स्टडी में तो ये बताया गया है कि जो लोग शादीशुदा होते हैं ज़्यादा खुश भी रहते हैं, और उनके जो वेल्थ यानी कि जो संपत्ति है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। अगर आप वो शादी कर लेते हैं, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और पत्नी की सेवा करते हैं, तो मुझे लगता है 50 से 100% बढ़ जाएंगी। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन में अगर मैं 100% अमित well कंपैरिजन करूं तो शादी सन्यासी शादी रहने करते वालों हैं में और परस्पर प्रीति से रहते हैं, खुश रहते हैं जी। और जो शादी नहीं करते वो सबको खुश रखते हैं हमारे जैसे। और जो शादी करते हैं वो धनवान होते हैं, और जो शादी नहीं करते वो धनवान होने के साथ उदार और दानवान भी होते, दानशील भी होते हैं। हमने आज लाखों करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया, सब किसके लिए? सेवा के लिए। तो जो शादी नहीं करते, नरेंद्र मोदी जी की तरह, फिर ऐसे ही स्वामी रामदेव जी की तरह, बोले वो बचपन में हो गई थी, तो उन्होंने कहा देखो तुम पढ़ाई करो, मैं अपना योग के लिए जा रहा हूँ, देश की सेवा के लिए जा रहा हूँ, मैं देश सेवा के लिए बना हूँ। तो खैर देखो, ये शादी वाली बात बड़ी भाई फंसाने वाली बात है। हाँ इसमें ये कहना कि शादी करने वाले खुश रहते, मैंने तो ज्यादातर लोगों को ये देखा, बोले शादी के लड्डू ऐसे खाए वो भी पछताए और ना खाए वो भी पछताए। तो इसके बारे में बस इतना ही कहना है, जो करे अच्छे से करे। गृहस्थ रहे तो अच्छे गृहस्थ बने, सन्यासी बने तो अच्छे सन्यासी बने, जो करे अच्छे से करे। राजनेता बने तो मोदी जैसे बने। कुछ बेचारे दर दर की ठोकरें धक्के खा रहे कि हमारे हाथ में कुछ लगेगा। अच्छा, ये शादी करने और ना करने के चक्कर में विषय तो छूट ही गया। विषय तो ये है स्वामी जी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें जब खांसी और जुकाम होता है ना, तो खांसना भी मुश्किल होता है, और छींक आ जाए तो ऐसा लगता है कि पेट से छींक जा रही है, पूरा पेट हिला के रख देता है। और फीवर अगर आ जाए तो ऐसी हालत हो जाती है कि ना दवा खाते बनता है और ना दवा छोड़ते बनता है। अब इनका मैं छोटा छोटा उपाय बता देता हूँ। खांसी के लिए तो श्वासारी प्रवाही, और बहुत ही भयंकर हो तो श्वासारी गोल्ड, श्वासारी अवलेह भी हमने बना दिया, उसका सेवन कर ले, बहुत जबरदस्त। बुखार के लिए यदि माने पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो पोलो लिया तो बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है। सुना बहनों, क्या हो सकती है? टाइप
1 डायबिटीज, तो क्या ले? गिलोय। गिलोय का रस पी ले। काढ़ा गर्म नहीं पीना चाहिए, सूजन हो जाए शरीर में तो पुनर्नवा ले लो। खांसी हो जाए तो स्वासारी काढ़ा या गिलोय, और ये जो बुखार में गिलोय, सुदर्शन घनवटी, और अब तो फीवोग्रिट बना दे। तो एलोपैथी की दवाई से ज़्यादा इफेक्टिव है। और यदि किसी को टाइफाइड हो जाए तो टाइफोग्रिट। वैसे भी हमने थोड़ी मात्रा में 1-2 चुटकी भर खूब कला, मुनक्का और अंजीर, उसको भी पीस करके देते, पानी में घोल के दे दो, बुखार भी उतर जाएगा, टाइफाइड भी ठीक हो जाएगा। बीपी बढ़ जाए तो मुक्तावटी बीपी ग्रिट। एलोपैथी की सिंथेटिक दर्द नहीं, किसी को शुगर भी कई बार बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल, तो मधुनाशिनी मधुग्रिट ले सकते हो। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस तो बेस्ट है ना। यदि गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आती है, सिर में दर्द हो, तो भी पेन किलर मत खाओ, बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो क्या लो? बादाम रोगन नाक में डालो, 1-2 जलेबी खा लो, ऊपर से दूध पी लो, कितना अच्छा है। अनुलोम विलोम कर लो, मेधावटी ले लो। हाँ, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जो है महिलाओं को दाद खाज खुजली हो जाए तो एंटी एलर्जिक दवाई नहीं लेना। क्या लेना? एलोवेरा जेल लगाना, एलोवेरा, एलोकांती, और एलोवेरा पी लो। नमक और मीठा बंद कर दो, लो खुजली बंद। ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए एलोपैथी की दवाइयाँ ना लें और प्राणायाम जरूर करें। स्वामी जी, प्राणायाम में तो बहुत सारी चीजें आपसे और पूछनी है, लेकिन जब आपने एलोवेरा का जिक्र किया तो ये वाकई में खारिश की बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शरीर एकदम तेजी से बढ़ रहा होता है, तो त्वचा भी जो है रूखी होने लगती है। तो नारियल का तेल लगाने से ना खुजली होती है और ना वो निशान रहते हैं, जिस स्क्रैच मार्क्स का बहुत ज़्यादा डर महिलाओं को होता है। स्वामी जी, एक धारणा और ये है कि अगर माँ की तबीयत खराब है, बुखार है, तो बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। क्या ये बात ठीक है? क्योंकि ये कहते हैं कि माँ के दूध में एंटीबॉडीज होती हैं, इससे बच्चे को कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन सर्दी जुकाम हो जाए तो फिर फीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बताएं। और प्राणायाम तो आप बताएंगे ही, कौन से अवॉइड करने चाहिए और कौन से करने चाहिए। देखो, माँ को यदि कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कोई कम्युनिकेबल डिजीज है तो दिक्कत है। ये कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे ब्लड में नहीं जाती है, ये दूध में नहीं जाती है। कम्युनिकेबल डिजीज जो है सांसों के माध्यम से फैलती है, तो इसलिए ये बात गलत है। माँ, हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि माँ को कोई भी बीमारी ना हो तो अच्छा है ना। माँ हेल्दी रहेगी तो उसका दूध ओबियसली और ज़्यादा हेल्दी होगा। तो दूध पिलाना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि जब सर्दी जुकाम हो जाए तो मास्क लगा के दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि मुंह से जो है ना वो बच्चे तक जल्दी पहुंच जाता है वो सर्दी जुकाम, कफ कोल्ड का जो वायरस है वो। इतने बस सावधानी रखनी चाहिए। जिनको दूध स्तरों में पूरा ना बनता हो तो शतावर और थोड़ा हल्का सा जीरा, उसको हल्का सा जो है भून करके, सेक करके, तो रोस्ट करके और उसको डालें, उसका सेवन करना चाहिए। बाकी सर्दी जुकाम का हमने बता ही दिया है इलाज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और खुजली तो होगी नहीं, वो खुजली में तो भीमसेनी कपूर और नारियल, कायाकल्प, दिव्य तैलम और एलोवेरा जेल बेस्ट है। इसको लगा भी लो और इसको खा भी लो, बहुत सौम्य है, कोई गर्म भी नहीं पड़ता है। एलोवेरा सामान्य रूप से ठंडे पानी में लो तो ठंडा, गर्म पानी में लो तो गर्म। ऐसे इसकी जो प्रकृति है, इसकी जो तासीर है वो त्रिदोष सामक है, ऐसा है एलोवेरा। कपालभाति गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 1-2 महीने बाद और सर्जरियन के 4 महीने बाद कपालभाति करना चाहिए। अनुलोम विलोम तो कंटिन्यू पूरे गर्भ अवस्था के दौरान और प्रसव के बाद भी करना चाहिए, ब्राह्मण युग की। वैसे स्वामी जी, लगभग आपने योगाभ्यास, प्राणायाम सारी चीज़ें बता दी है। खासतौर पे जो प्रेगनेंसी से गुजर रही है महिलाएं, उनको क्या बरतनी चाहिए सावधानी, ताकि वो स्वस्थ भी रहें, उनका जो बच्चा है जो आने वाला है इस धरती पर वो भी स्वस्थ आए। वैसे अब बारी है घरेलू नुस्खे की, जिसकी तैयारी आप करेंगे। तब तक मैं ये बताऊंगा कि कल किस विषय पर आप बात करेंगे। अब सिर दर्द, बॉडी पेन, थकान, बदलते मौसम ने क्या किया परेशान, दिन भर आलस, लो एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस हो रहे हैं हावी। योग थेरेपी से चार्ज होगी बॉडी, बीमारी दूर, मन रहेगा हैप्पी। तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी पर आप जरूर देखिए स्वामी जी राम।
रामदेव के साथ। तो नेगेटिव इमोशंस को दूर भगाइए और स्वामी जी के साथ जुड़ के पॉजिटिव लाइफ और हेल्दी लाइफ को अपनाइए। स्वामी जी। तो देखो, आज हमने पूरा मंच यहाँ सजा रखा है। अलग अलग प्रकार की दालें, अलग अलग प्रकार के आटे, मल्टीग्रेन आटा और पूरे ओट्स हैं। यहाँ पर ये मकई का आटा है, जवार का, रागी का, बाजरे का, मकई का, ये सब जौ का, ये सब आटे। तो ये जो मिलेट्स हैं ना, ये बड़े अच्छे होते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी, और मैं तो कहता हूँ जो चाहती है कि सदा स्वस्थ रहे, उनको भी अंकुरित जरूर खाना चाहिए। अंकुरित बहुत ही ज़बरदस्त है। और ड्राई फ्रूट्स भी भिगो करके खाने चाहिए। मुनक्का, खजूर, अंजीर हम भिगो करके 12 महीने खिलाते हैं रोगियों को। और नारियल का तेल ना, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। कच्चे नारियल से निकाला जाता है। इसको 1 चम्मच सुबह, जो जिनको घी हजम नहीं होता, 1 चम्मच ये वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लें और इसको लगाने में भी इस्तेमाल करें। अब एक बात खास मैं बता रहा था, खून की कमी के लिए अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का जूस आदि। फिर शतावर जो है वो 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 1 ग्राम से शुरू करके धीरे धीरे 2-3, अधिकतम 5 ग्राम। तो ये शतावर जो है, ये ऐसे एक रूट होता है। और ये पीली शतावर, कुछ लोग सफ़ेद शतावर का पाउडर खाते रहते हैं, वो ज़्यादा गुणकारी नहीं होता। ये तो पीली शतावर बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसको 1-2 ग्राम सेवन करना चाहिए। पंचामृत, दूध, दही, घी और हनी, इसमें इसको मिला करके इसका 1-2 चम्मच सेवन कर लिया तो माँ भी बलवान होगी, जच्चा और बच्चा दोनों बलवान होंगे, पहलवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, प्रज्ञावान होंगे, आचरणवान, शीलवान, चरित्रवान होंगे। ऐसे अच्छी चीज़ें खाएंगे, पिएंगे तो सदा हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और डिवाइन रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।